उत्तरा फाल्गुनी को गुरुवार हो, ज्येष्ठा को शुक्रवार हो, रेवती को शनिवार हो तो दग्न नक्षत्र कहलाते हैं और शुभ कार्य नहीं होते उसमें। ये नोट्स में होंगे ना प्रभु? सब नोट्स में है। नोट्स में मैं सब चीज डालता हूँ, जो भी मैं बोलूंगा वो नोट्स में होगा ही होगा। लेकिन अभी जो नई चीज होगी वो नोट्स में नहीं आएगी, क्योंकि जो सभी लोग जो पिछले जुड़े हुए हैं वो पिछली क्लास वाले थे। ये तो सुपर एडवांस क्लास है। इसमें मैं नाड़ी के सिद्धांत और कर्म सिद्धांत पे आऊंगा तो उसके प्रिडिक्शन 100% प्रिडिक्शन आपको मैं करके बताऊंगा। पिछली क्लास में तो ये जो सभी है ना, पिछले में 45 लोग हैं, 45 लोग थोड़ा ना जुड़े हैं, अभी तो 18 लोग जुड़े हैं। कर्म नक्षत्र जो है मैं इसी में केवल रिकॉर्डिंग में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन जो बेसिक नोट्स तो सभी हैं। जैसे मास शून्य नक्षत्र भी होते हैं, ये भी नहीं सुना होगा आपने आज तक? नहीं सुना। जैसे चैत्र में अश्वनी और रोहिणी है, वैशाख में स्वाति और चित्रा है, ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ और पुष्य है, श्रवण में उत्तराषाढ़ और श्रवण है, भाद्रपद में शब्दिशा रेवती है, अश्विनी में पूरा भाद्रपद है, कार्तिक में कृतिका और मघा है, मृगशीर में चित्रा और विशाखा है, पौष में आद्रा और अश्विनी है और हस्त है, और माघ महीने में श्रवण और मूल है, और फागुन में ज्येष्ठ और भरणी है। इसको तिथि शून्य मास शून्य नक्षत्र बोलते हैं। इस नक्षत्र के प्रारंभ से सूर्य और चंद्रमा 800 कलाएं आगे निकल जाते हैं, और ये योग मतलब इस प्रकार 11,600 कलाएं आगे निकल जाने पर वह पहले नक्षत्र पर आ जाते हैं। समझ गया? सुनीता जी आप आ गए? मेरी चेहरा दिख रहा है सभी लोगों को? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं शिवाली जी? बढ़िया हूँ सर, आपका आशीर्वाद है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और नोट्स पढ़े थे आप लोगों ने? समय नहीं मिला? पढ़ लेंगे। सुभद्रा जी कैसे हैं आप? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्कार सर, मोनिका बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। मोनिका जी कैसे हैं? मोनिका जी हाँ जी ठीक है सर, आप सुनाइए। समझ आ रही है क्लास आप लोगों को? हाँ जी सर, हाँ जी। अब ले जा अंदर, चार्ज करते हो। आप लोगों ने परसों तो केवल इंट्रोडक्शन था, आज से अपनी क्लास स्टार्ट होगी। अच्छा और मैं अगली क्लास भी मैंने डिक्लेयर कर दी है, मैं नाड़ी पढ़ाऊंगा। टोटल 150 नाड़ियां होती हैं। अच्छा, उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे वसुधा है, ऐश्वरी है, कोतुका है, ये सब 150 नाड़ियां हैं। और ये तो खैर आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि 2 तरह की नाड़ी जो अभी भारतवर्ष में पढ़ाई जा रही है, एक तो भृगु नाड़ी है और एक नंदेश्वर नाड़ी है, और इसको मिला के भृगुनंदी नाड़ी कर दिया लोगों ने। लेकिन ओरिजिनल में ये भृगु नाड़ी थी और नंदेश्वर नाड़ी थी। आप लोगों ने कभी सुना है कि नाड़ी इक्वल होती है, अनइक्वल होती है? नहीं सुना। चलिए अपन नाड़ी की क्लास में आएंगे तब। आप लोगों में कितने लोग अलग अलग विधाओं से हैं या सभी पाराशरी करते हैं? कोई बता सकता है पाराशरी कौन कौन करता है? आप लोगों में से पाराशरी सिद्धांत पर कौन कौन प्रिडिक्शन करते हैं? कोई आपके जो सबसे सबसे अच्छे जो हैं वो बताइए, कौन पाराशरी से करता है? आप करते हैं सुभद्रा जी पाराशरी से?
जी गुरुजी। वैदिक से करते हैं आप? वैदिक से करती हूँ जी। मैं आपको वैदिक के अगर किसी का आपको लग्न चार्ट दे दूं और वर्ग कुंडली वर्ग चार्ट नहीं देता हूं तो आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे? जी गुरुजी। नहीं कर पाएंगे। अगर वर्ग चार्ट के साथ होगा तो 98% प्रेडिक्शन आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन वर्ग चार्ट जो 16 षोडश वर्ग चार्ट है ना, जी गुरुजी। वो देखना जरूरी होता है किसी भी अगर पाराशरीस आप देखते हैं। जी आपके जी। कोई जेमिनी का व्यक्ति है? मतलब जो मेन टूल होता है ना वो वर्ग चार्ट ही है। जेमिनी मतलब का जो नॉलेज मुझे नहीं, जैसे जेमिनी का ही मैं बताता हूँ। एक तो सप्तिका है और एक राशि दृष्टि है जेमिनी में जो देखते हैं। मैं तो खैर सभी विधाएं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे सबका पता है। जी जी। ताजिक का है कोई अपने में विद्यार्थी? ताजिक प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम साहब प्रणाम। कोई ताजिक पढ़ाता है आपके में? आपने में कोई ताजिक है? ताजिक का जानकार? ताजिक में सोहम और माहा, इसको नीडेड टूल्स के में यूज करते हैं। केपी से तो होंगे आप में कोई? केपी से कौन है व्यक्ति? कृष्णमूर्ति पद्धति से। कृष्णमूर्ति पद्धति में लॉर्ड और सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं, सब लॉर्ड देखते हैं, सब लॉर्ड देखते हैं। ये नीडेड टूल्स हैं। गुरुजी आप केपी भी पढ़ाते हैं? हाँ, केपी में मेरी क्लास हो चुकी है केपी की, और मैंने बहुत सस्ती पढ़ाई क्लास। मैंने 1500 रुपए में पढ़ा दी केपी। मेरे जैसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको केपी के। आप मैंने कराएंगे, मैं एडवांस क्लास 1500 में कराई थी केपी की, क्योंकि मैंने सोचा कि केपी के और ये भृगुनंदी नाड़ी जो मैं पढ़ाऊंगा, इसमें ये भृगु नाड़ी है और नंदेश्वर नाड़ी का मिक्स है। भृगुनंदी नाड़ी है ये, इसमें एक में इक्वल होते हैं डिवाइडेशन। आपको पता है एक में इक्वल कितने होते हैं, अनइक्वल कितने होते हैं? इक्वल हमेशा 48 सेकंड के होते हैं। अपन 48 सेकंड का प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं इसमें। किसी का आपके पास फोन आया कि सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बता सकते हैं आप कितने बज के कितने मिनट पे कितने सेकंड पर आएगा? ये प्रेडिक्शन हो जाते हैं उसके नाड़ी के। और जो नंदेश्वर नाड़ी है जिसमें अनइक्वल होते हैं, वो 7 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक हो सकते हैं। आप गूगल सर्च कर लेना, मेरे बात मत मानिए। इसलिए अभी जो बाजार में चल रहा है वो भृगुनंदी नाड़ी चल रहा है। इसमें आजकल जैसे ओरिजिनल जो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका संकलन किया था, जो ट्रांसलेटर थे आरजी राव साहब थे। शायद आरजी राव साहब से सब लोग परिचित होंगे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 92 में डेथ हुई उनकी। 94 में कचरा कर दिया उनकी किताब का। हजारों किताब निकल गई उनकी किताबों से और लोगों ने अपने अपने नाम चिपका दिए उस पर। आप देखो, मेरे को इतना समय हो गया पढ़ाते हुए, मेरी आज तक कोई मैं किताब नहीं छाप सका, क्योंकि मैं कट पेस्ट वाला आदमी नहीं हूँ। मेरी क्लास आज तक, मेरी किताब आज तक नहीं छपी। एक व्यक्ति को अपने क्लास अपने ग्रुप में है एक, उनको मैंने दिया था ट्रांसलेशन कर, इसका मैंने कहा मुझे आप प्रूफ रीडिंग कर दो ताकि दिक्कत नहीं आए। मैंने 200 पेज की किताब लिखी है और पाराशरी पे लिखी है। वो किताब अगर बाजार में आ गई तो आपको किसी को भी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं। इतनी सुंदर किताब लिखी है मैंने। तो अगर वो प्रूफ रीडिंग कर देते हैं तो शायद अगले महीने आ जाएगी मेरी किताब। तो मैं सबों को जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो ऐसे ही दूंगा, ताकि कम से कम लगे कि पाराशरी क्या चीज है। एक्चुअल में पाराशरी के नाम पर जो है वो लोग बाग छीन रहे हैं। षोडश वर्ग देखते ही नहीं है। मैंने तो आपके जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि बिना षोडश वर्ग के कैसे प्रिडिक्शन हो जाता है। नहीं तो पाराशरी से भी 100% प्रिडिक्शन हो सकते हैं, ऐसा नहीं पाराशरी से नहीं हो सकते। हर एक विधा जो है ज्योतिष की अद्भुत विधा है, ऐसा नहीं पाराशरी में दम नहीं है। जैसे मैं मैदिनी भी पढ़ाता हूँ, मैं जेमिनी भी पढ़ाता हूँ, मैं ताजिक भी पढ़ाता हूँ, लेकिन सबके प्रिडिक्शन आपको 98 to 100% मिलेंगे। 98% तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई कभी 100 में कोई 2 व्यक्ति चूक जाए तो चूक जाए, लेकिन कभी भी दिक्कत नहीं है। जैसे भृगुनंदी नाड़ी ऐसी विधा है क्योंकि उसके 150 पार्ट होते हैं
अभी तक कितने वर्जन निकले हैं पता है कि आपको रघु नाड़ी के? केवल कितने चार्ट बने अभी तक? 113 चार्ट। आप गूगल पे सर्च कर लेना। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं नाड़ी CS पटेल साहब से पढ़ा हूँ। अभी आज नहीं है वो अपनी दुनिया में, लेकिन जो उनकी नंदेश्वर नाड़ी के नाम से जो किताब है, अद्भुत किताब है। और मैं तो खैर RG साहब से भी मिला हुआ हूँ, जो उन्होंने संकलन किया था, ट्रांसलेशन किया था सिर्फ। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो कचरा हुआ बाजार में, लोगों ने वहां से चीजें उठा कर अपने नाम से किताबें छाप दी। मैं भी छाप सकता था, चाहता तो, लेकिन नहीं। ओरिजिनल व्यक्ति जो है उसका अपन को शुक्रगुजार करना चाहिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति अपन को पढ़ा के गए अपने गुरु हैं। चलिए 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि शायद लोगों को कितने लोग आ गए? Sir, Pranam. Thank you so much for sharing wonderful knowledge with us, sir. थैंक यू। आपने कभी बीबी रमन साहब का नाम सुना है क्या? सुना है। हाई कास्ट के जो वो थे बीबी रमन साहब। मैं तो खैर भारतीय विद्या भवन में KN राव साहब से पढ़ा हुआ हूँ। तो KN राव साहब से जो पढ़ लिए उनको कभी भी जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती, मतलब पढ़ाने के मामले में। अभी एक मैगजीन निकलती है, आपने अगर सुना हो नाम, स्टार टेलर, जिसको गायत्री वासुदेवन निकालती। जैसे जो देखिए, ये जो नाड़ी शास्त्र जो है, जो मैं कर्म सिद्धांत पढ़ाऊंगा आपको, ये नाड़ी का एक रूप है। मतलब नाड़ी में क्या हुआ, लोगों ने ये बोला कि सब लग्न नहीं होता। कैसे नहीं होगा लग्न? असेंडेंट के बिना आदमी कैसे प्रिडिक्शन कर पाएगा? उन्होंने बोला सिर्फ जीव होता है। और यहाँ तक और ज्यादा गड़बड़ क्या हुई कि ये बोला कि सब पुरुष के लिए तो बृहस्पति है और स्त्री के लिए शुक्र है। कैसे पॉसिबल है, मुझे बताइए। मतलब अपन ज्योतिषी भाषा में गुरु को जीव बोलते हैं। ज्योतिष, अपन हमेशा ज्योतिषी बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ग्रीक वर्ड है। अपन कभी जॉर्डिक भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जॉर्डिक जो है ये भी ग्रीक वर्ड है। अपन ग्रह बोलेंगे, क्योंकि अपन ग्रहण कर रहे हैं। जो सूर्य की मैंने बताया था कि 7 किरणें हैं, जिससे 7 ग्रह बने हैं, उसकी कॉस्मिक एनर्जी को अपन ग्रहण कर रहे हैं, ये ग्रह है। अपन जॉर्डिक भी नहीं बोलेंगे, ये भी ग्रीक वर्ड है। और ये सभी अपन यहाँ से चीजें चुरा के, और ये बाहर के जो विदेशी थे, इन्होंने अपनी चीजें परोस दी यहाँ पर, और अपन उसके फैन हो गए। आज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है, आप लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो मेन टूल है वो एंगल और डिग्री का खेल है पूरा। और उसमें 1 वर्ष में 1 डिग्री का ट्रांजिट होता है, इसको ट्रांजिट बोलते हैं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी अभी है, और वो भी, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे। मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग जानकार हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। उसमें मतलब डिग्री से और एंगल से पूरा प्रिडिक्शन कर देते हैं। चलिए अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले अपन पिछली क्लास के, अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कहीं भी कोई चीज, पिछली क्लास अपनी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, लेकिन किसी को भी कोई चीज समझ नहीं आई हो या कहीं कोई डाउट हो, जैसे शुरू में मेरे से किसी ने पूछा था कि सर ये तिथि शून्य जो है, जो हर तिथि पर बनती है, उसमें प्लस पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं या नेगेटिव आते हैं? तो मैंने बताया था कि नेगेटिव रिजल्ट देगा, है ना। और तिथि क्या है? चंद्रमा की चाल, चंद्रमा की गति। ये 360 क्या है, ये कभी आपने सुना है? 360 मतलब अपन जो काल चक्र बोलते हैं, जो चक्र मीन्स राउंड, चाहे ओवल शेप में हो
चाहे राउंड शेप में हो, एक राशि की डिग्री जो होती है 30 डिग्री होती है, परफेक्ट, सब जानते हैं। तो अगर 12 राशियां हुई तो कितना हो गया? 360। 3 और वैसे भी कोई चक्र जो होता है, मतलब जो राउंड शेप होती है, क्योंकि मैं, आप में से भी कई इंजीनियर्स होंगे, जो चक्र होता है उसकी 360 डिग्री होगी हमेशा। और राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह कैसे हैं? जैसे उसकी रोशनी अपन, किसी रोशनी को अपन डालते हैं, वहां पर एक हार्ड बोर्ड लगा दिया, तो उसकी जो छाया रिफ्लेक्ट होती है वो राहु और केतु है। राहु केतु को छाया ग्रह बोलते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको, जो फर्स्ट में अल्ट्रा वायलेट है वो राहु है। इसलिए अपन सूर्य को जल चढ़ाते हैं कि उसका 2.5 घंटे तक, मतलब जो उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज जो उदित सूर्य से जो निकलती है वो हानि पहुंचाती है। इसलिए पानी से उसको थोड़ा सा पृथ्वी अपने आंखों पर कम रोशनी डाले, कम उसको पर दुष्प्रभाव कम पड़े, इसलिए उसको अपन जल से अर्घ्य देते हैं सूर्य को। सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी एक सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सूर्योदय से 2.5 घंटे के अंदर अंदर हो, नीचे आसन बिछे, क्योंकि अर्थ जो है प्लेनेट है। अपन साइंस के कई स्टूडेंट होंगे इसमें। अर्थ जो है एक प्लेनेट, प्लेनेट को नहीं बोलेंगे अपन, तो ग्रह बोलेंगे। प्लेनेट भी ग्रीक वर्ड है। तो जो ग्रह है वो भी अर्थ है। तो अपन हमेशा आसन इसलिए बिछाते हैं पूजा करते समय भी, कि वो अपनी जो अपन जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें उसको, उसकी अच्छाई को शक नहीं कर ले, शोक नहीं ले। जैसे राहु और केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठता है तो उसको शक कर लेता है। मैंने परसों आपको एक चीज बोली थी कि किसी की कुंडली में अगर राहु और शनि साथ है तो 33 से 35 साल के बाद उसका प्रोफेशनल करियर अच्छा रहेगा। मैं उदाहरण, मेरी कुंडली में है राहु केतु एक साथ, राहु और शनि। लेकिन मेरे को फायदा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि मेरे उस परिवर्तन भी है मंगल से। मेरी कुंडली में करीबन 5 ग्रह, 4 ग्रह उठ चुके हैं, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ा शनि और राहु के साथ रहने का, क्योंकि मंगल से परिवर्तन हो गया। और जब परिवर्तन जब होता है किसी ग्रह का, पाराशरी का सिद्धांत बता रहा हूँ, वो योग कारक हो जाता है। जैसे मेरे बुध और शुक्र का एक्सचेंज हुआ, तो उसमें भी मुझे बहुत फायदा मिला। और हमेशा एक्सचेंज जो है योग कारक होता है, व्यक्ति को रेज टू पावर 100 काम करता है। ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं, आज की क्लास को अपन शुरुआत करते हैं। आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, कल सिर्फ नोट मिलेंगे आपको, आप पढ़ना, फिर सुनो, और मेरी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना। इससे काफी चीजें क्लियर होगी आपकी, है ना। और कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो मैं जीवन भर आपके साथ हूँ। मेरे स्टूडेंट के साथ, मेरे तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुंडली आती है मेरे से डिस्कस कुंडली कर लेते हैं पूरी, और फीस लेते होंगे मेरे ख्याल में, आगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूरी कुंडली बताता हूँ कि बेटा ऐसे प्रिडिक्शन करो, प्रिडिक्शन को ऐसे मोल्ड करो। और कभी भी अष्टक वर्ग, ये षोडश वर्ग देखे बगैर प्रिडिक्शन मत करना। अगर आप पाराशरी कर रहे हो, अगर आप केपी कर रहे हो, तो कभी नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड को देखे पर, इवन सब लॉर्ड को देखे पर प्रिडिक्शन मत करना। गुरुजी, पर क्योंकि वही है कि टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी हम डिविजनल चार्ट्स में जाए तब ठीक रहता वो मैं है। सिखाऊंगा, आप लोगों को सिखा दूंगा। गुरुजी, मैं वो आप हमें सिखाइएगा जरूर। मैं टाइम रेक्टिफिकेशन सिखाऊंगा। मैंने अभी यहाँ पर शिवरेंजी का भी टाइम रेक्टिफिकेशन किया था, जी क्योंकि उसमें डिग्री जो होती है वही तो काम करती है। जी जैसे देखिए 120 साल की ये जो वंशोत्तरी महादशा क्यों आई? अपने किसी ने नौतारा चक्र सुना है? नौतारा चक्र सुना है आप लोगों ने? यस सर, सुना तो है सर। देखिए नौतारा चक्र क्या है, जो व्यक्ति का जिस नक्षत्र में पैदा होता है वो उसका जन्म नक्षत्र है। दूसरे नंबर का जो नक्षत्र होगा उसका, सेकंड नंबर पे वो संपत नक्षत्र होगा।
उसको जरूर कहीं न कहीं से पैसा आएगा, आप देख लेना कभी। आज का नक्षत्र कोई बता सकता है क्या चल रहा है? देखिए, अपन एस्ट्रोलॉजर है, अपन को पंचांग का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। इवन ये तक पता होना चाहिए कि शनि का अभी जो वक्री हो रहा है, ये मार्गी कब होगा? पता है आप लोगों को किसी को? अगर नहीं है तो बहुत खराब बात है। सर अक्टूबर में होगा। नहीं, 130 दिन के 2 आसपास। दिसंबर को होगा, 2 दिसंबर को होगा। ये अपन को एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। पंचांग का ज्ञान, मैं पंचांग की क्लास लेना इसलिए चालू की कि पंचांग आप सुबह उठते सबसे पहले प्रभु के दर्शन करें, जो भी आपके करण का, जो भी आपका लॉर्ड हो, करण का लॉर्ड, क्योंकि करण हीरो ऑफ द पंचांग है। आप देख लेना, अगर आप करण के देवता के रोजाना दर्शन करेंगे, आपका कोई बाल माका नहीं कर सकता। आपको इतनी प्रसिद्धि, इतनी संपत्ति और इतना शौर्य मिलेगा कि आपको कल्पना भी नहीं होगी। ये मैंने मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ तब मैं दूसरे को बताता हूँ। तो आपका जो भी करण है, आप लोगों ने सबने अपने पर्सनल डिटेल्स निकाल ली, सब निकालें एक बार, ताकि आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रिडिक्शन, मैं आप लोगों से चार्ज लूंगा, मैं कहीं भी बाहर का चार्ज नहीं लेता, और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वास्तव में ये कितने परसेंट ये परफेक्ट प्रिडिक्शन करता है ये पंचांग। तो आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे, उसमें फर्स्ट पेज पर राइट साइड में एक पर्सनल डिटेल होती है। पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको 5 चीजें नजर आएंगी। एक तो जो पंचांग, उसमें तिथि नजर आ जाएगी, उसमें भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष लिखा होगा। उसके बाद वार लिखा होगा, उसके बाद नक्षत्र लिखा होगा, फिर योग लिखा होगा, फिर करण लिखा होगा। ये 5 चीजें मिलके पंचांग बनता है। पहली तिथि, जो चंद्रमा 12 डिग्री चलता है उसको बोलते हैं तिथि, ठीक है। वार जो है, जिस दिन भी, जैसे वारों के नाम जो है, जैसे आदित्य वार हो गया, इसको इतवार बोलते हैं, है ना, रविवार जिसको बोलते हैं। उसके बाद चंद्रवार हो गया, इसको सोमवार बोलते हैं। ये ग्रहों के नाम पे ही पड़े हैं। इसके बाद भोमवार हो गया, इसको मंगलवार बोलते हैं। इसके बाद बुधवार हो गया, इसको, क्योंकि बुध एक प्लेनेट है। इसके बाद गुरु के साथ में गुरुवार हो गया। इसके बाद शुक्र के लिए जुम्मेरात, अपन बोलते हैं जुम्मेरात, इसको शुक्रवार बोलते हैं। उसके बाद शनिवार, शनि का जो दिन है वो शनिवार हो गया। इसी तरह राहु केतु के को हटाते हुए 7 वार होते हैं, है ना, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं इसलिए। वैसे राहु का अगर किसी को जैसे कोई दान करना हो या राहु का कोई रेमेडीज करनी हो, तो उसके लिए बुधवार सबसे उपयुक्त होता है, या रविवार, है ना। ठीक है, अब अपन आज की क्लास आरंभ करते हैं, क्योंकि 8:15 हो चुकी है। देखिए, पंचांग जो है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजें मिलके पंचांग बनता है। ये तो सभी आप लोगों को पता होगा। ये पंचांग आपको जरूरी है याद करना। सुबह सुबह सबसे पहले आप आपके जो भी करण के देवता हैं उसके दर्शन करें, आपके मोबाइल स्क्रीन पर लगा लें। जैसे मैंने बैल का फोटो लगा रखा है, तो मेरा जो करण है वो के देवता नंदी हैं, और मैं जब भी भगवान शिव के मंदिर में जाता हूँ तो नंदी के जरूर पैर छूता हूँ, भगवान शिव के प्रणाम करके, उनके पगे लग के, और फिर मैं जरूर नंदी के जरूर पैर लगता हूँ, क्योंकि वो मेरे देवता हैं। तो देखिए, सबसे पहले द्वादश जो महीनों के नाम है, आप लोगों को शायद कम लोगों को पता होगा। चैत्र से स्टार्ट होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रोज अपना नया संवत्सर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर अश्वनी, फिर कार्तिक, फिर मृगशिर, फिर पौष, फिर माघ, और फिर फागुन। परफेक्ट। ये आपके 12
मतलब हिंदी तिथियों के, हिंदी आपके महीनों के नाम है। इसी तरह ही जो आपकी तिथियां हैं उसमें प्रतिपदा है, दूसरी द्वितीया है, फिर तृतीया है, फिर चतुर्थी है, फिर पंचमी है, फिर षष्ठी है, फिर सप्तमी है, फिर अष्टमी है, फिर नवमी है, फिर दशमी है, फिर एकादशी है, फिर द्वादशी है, फिर त्रयोदशी है, फिर चतुर्दशी है, फिर अमावस्या है और पूर्णिमा है। इसमें जो अमावस्या के बाद में जो तिथियां आती है उनको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और पूर्णिमा के बाद जो तिथियां आती है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, है ना। आप लोगों ने ये पता है क्षीण का चंद्रमा कब होता है? चंद्रमा क्षीण कब होता है? मतलब चंद्रमा के बैड रिजल्ट, किसी ने सर्वतोमुख चंद्र पढ़ा होगा। प्रतिपदा के दिन सर। नहीं, कब तक होता है अष्टमी चंद्रमा? अष्टमी कब तक क्षीण रहता है? जी देखिए चंद्रमा जो है वो 72 डिग्री पर आता है, तब क्षीण का नहीं होता। मतलब षष्ठी के दिन आएगा 12-12 डिग्री पर चलता है, तो पंचमी तक का जो चंद्रमा है वो क्षीण का चंद्रमा होता है, और उधर दशमी के बाद क्षीण का हो जाता है। समझ गए आप लोग? ये ध्यान रखिएगा, कभी सर्वतोमुख चक्र की आप मेरे से क्लास करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि ये क्षीण का मतलब चंद्रमा के दुष्प्रभाव कब मिलते हैं। ये चंद्रमा का सौम्य ग्रह है, सौम्य है, लेकिन क्षीण का होता है ना, उसके बैड रिजल्ट भी आते हैं। अब आप लोगों ने ये सुना होगा कि इन तिथियों को 5 भागों में बांटा है। ये सब एडवांस चीजें हैं, मेरे नोट्स में है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। 3 तिथियों को एक उसका नाम दिया गया है, जैसे प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को नंदा तिथि बोलते हैं। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से आप अगर सीखेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमको शुरू में, आज के जब 48 साल पहले पढ़ता था तो हमको एक सूत्र दिया था, आचन भोराजी शंभु केशु, आज से आदित्य, चंद्र से चंद्रमा। आप कोई भी अगर भारतीय विद्यावन से पढ़ा है तो इस सूत्र का जरूर ध्यान होगा। आचन भोराजी शंभु केशु, आज से आदित्य मतलब सूर्य, चंद्र से चंद्रमा, भो से भौम, भौम मतलब मंगल, राव से राहु। यही क्रम होता है आपके विंशोत्तरी महादशा का क्रम भी यही है। आचन भोरा जी से जीव, अपन ज्योतिष में बृहस्पति को जीव बोलते हैं। शंभु मतलब शनि, भू से बुध और के से केतु। ये क्रम है विंशोत्तरी महादशा का। आचन भोरा जी शंभु केशु, आपको याद करने की जरूरत, लॉजिक से आप चल देंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, तो मैं बीच में एक चीज बोलता बोलता रुक गया था। किसने ये बोला कि साहब बृहस्पति पुरुष का कारक है और शुक्र जो है स्त्री का कारक है। मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति, मतलब जीव क्या है? जीव है आपके ऑक्सीजन, प्राणवायु, मतलब बृहस्पति प्राणवायु है। कोई ऐसी स्त्री है जो बिना प्राणवायु के जिंदा रह सकती है? तो स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं होता जीव में। लेकिन ये जो अपना देह है, अपना जो शरीर है, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, वो आपका जीव है, वो बृहस्पति है। वो दोनों में बराबर काम करेगा, क्योंकि हर एक को आपके प्राणवायु की जरूरत होती है। और शुक्र जो है आपके देह में, देह जो है आपका शरीर जो है, उसमें बृहस्पति पुरुष को रिप्रेजेंट करता है और पत्नी मतलब स्त्री में शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। किसी को कोई डाउट है? अब देखिए, जो तीन तिथियों के, जिसमें प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी में नंदा तिथि बोलते हैं। इसके बाद द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, एक बढ़ाते जाओ। सिर्फ एक चीज याद रखनी है आपको, 1 से 11। इसके बाद 2, 7, 12 में भद्रा तिथि। इसके बाद 3, 8, 13, एक बढ़ाते जाओ तो ये जया तिथि है। उसके बाद फिर एक बढ़ाए तो 4, 9, 14
मतलब चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि है, इसमें कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जाते। तो कभी भी आप देखिए शुभ कार्य वर्जित होते हैं इसमें। इसमें तो जो षटकर्म वाले कार्य है वो किए जाते हैं। तो चतुर्थी, नवमी और चौदश, इसको चतुर्दशी बोलते हैं, ये रिक्ता तिथि है। और पंचमी, दशमी और पूर्णिमा और अमावस्या ये पूर्णा तिथि है। ठीक है, ये इतना आप पूरा इसको याद करना। सिर्फ मैंने बोला ना 1, 6, 11 याद करिए, फिर एक एक बढ़ाते जाइए। सबसे पहले नंदा, फिर भद्रा, फिर जया, फिर रिक्ता, फिर पूर्णा। और 1 से 11 याद रखना है, नंदा का याद रखना है बस। और उसमें भी अगर आप एक चार्ट बनाएंगे जिसमें एक चारों तरफ एक एक वो रख लेंगे, बीच का एक रख लेंगे, बीच में पूर्णा कर दीजिए। ऊपर नंदा में 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, तो भी आपका बिल्कुल सही आएगा। तो नंदा 1, 6, 11, भद्रा 2, 7, 12, जया 3, 8, 13, रिक्ता 4, 9, 14 और पूर्णा 5, 10, 15। ये तिथियों के नाम है, ये अपन को आगे काम आएंगे। कोई भी अपन मुहूर्त में अगर देखते हैं तो रिक्ता तिथि के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। मैं आगे और भी कोई नई चीजें बताऊंगा आपको, जिसमें उस नक्षत्र में भी शुभ कार्य वर्जित है। नक्षत्र कई तरह के होते हैं, मैं आपको बुक भी दूंगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको नक्षत्र की अद्भुत किताब दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अमेजोन पर देखने जाएंगे तो शायद 2000 की होगी, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और उसमें नक्षत्र पे एक नक्षत्र पे जो आपके एक नक्षत्र पे आपके नक्षत्र से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आपके करण से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वारों के नाम आपको पता लग गया कि हर एक आपके ग्रह के ऊपर वारों के नाम है। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सभी आपके राहु और केतु को छोड़ के सभी ग्रहों के नाम पर आपके वारों के नाम है। वारों की प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने अंदर दी है। मतलब ये वार को पैदा होने वाले को क्या आती है वो मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। जो सोमवार को बच्चे पैदा होते हैं, सबसे पहले अपन रविवार पर चलते हैं, जो मैंने उस क्रम बताया था कि रविवार को जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य का साथ हमेशा मिलता है। इनकी आयु क्षीण होती है, कम होती है इनकी आयु, और कम बोलना पसंद करते हैं। ये लोग कला और शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। साथ ही इनकी रुचि धर्म की तरफ भी ज्यादा होती है और घर परिवार के सदस्यों को खुश रखने का प्रयास करते हैं। आप में से कौन है रविवार का जन्म वाले? कोई है रविवार का जन्म वाले आपका? चलिए गुरुजी सोमवार प्रणाम। को चलते हैं। प्रणाम। कौन है आप? नाम क्या है? अमरनाथ बोल रहा हूँ। अमरनाथ बोल अच्छा, रहा हूँ। ओहो अमरनाथ जी, आप तो आपका भी रविवार है क्या? हाँ रविवार है, रविवार है, रविवार है, हाँ तो एकादशी है। देखिए, आप एकादशी में तो आपको पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पिता की भी नहीं मिली और भाई लोग का संबंध भी अच्छा नहीं रहा आज तक। हाँ, एज वो ऑफ पिता की 57 अभी भी संपत्ति का संबंध मैंने ठीक नहीं बताया है। था कि एकादशी का जिनका जन्म होता है उनकी जो रिक्ता तिथि होती है, मतलब हाँ, तिथि शून्य जो है वो 9 और 12 होती है, तो उनको पिता की संपत्ति नहीं मिलती। जैसे हाँ, मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ। मेरा भी एकादशी का जन्म है, तो एकादशी जन्म वाले भी थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं। तो आप भी बड़े स्पिरिचुअल है, मैंने देखा है आपका। आप तो गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो देखिए हर चीज कवर करती है इसमें। ऐसा नहीं कि अपन बोलते हैं सिर्फ, ये जो चीजें हैं, ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सटीक होता है। अब सोमवार को जी जो जी। जन्म लेने वाले व्यक्ति है, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, मीठे भी बोलने वाले होते हैं, सुख या दुख हमेशा उनके लिए सामान्य रहता है। ज्ञानी होते हैं, कलाकार होते हैं, बहादुर होते हैं। और ये लोग कफ प्रकृति के लोगों में इनकी गिनती होती है। कफ रोगों से परेशान रहते हैं, बीमारियों के कारण थोड़े कमजोर भी होते हैं। इन्हें जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। मैं सोमवार का पैदाइश हूँ। आप लोग में से कौन है सोमवार के?
मैं हूँ गुरुजी। सही है बिल्कुल, मैं जो बोला वो। जी गुरुजी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मंगलवार को जो लोग पैदा होते हैं उनका जन्म जिनका मंगलवार को होता है उग्र स्वभाव के होते हैं। इस कारण इनके अपने आसपास में रहने वाले कई लोगों से इनका विवाद भी हो जाता है। इन्हें खून और त्वचा से संबंधित रोग हमेशा सताते हैं और जीवन में कभी भी परेशानी इनके आती जाती रहती है। कोई मंगलवार का जन्म वाले हैं अपने में? थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। चलिए बुधवार का जन्म वाले बताता हूँ। बुधवार को जन्म लेने वाले लोग धर्म कर्म में ध्यान रखने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं और माता पिता से विशेष प्रेम रखते हैं। इन्हें शरीर की अपेक्षा दिमाग संबंधित कामों में अधिक लाभ मिलता है और इन्हें मूर्ख बनाना आसान काम नहीं होता। मतलब बुद्धिमान होते हैं ये, तो इनको आप मूर्ख नहीं बना सकते। कोई है बुधवार का जन्म? हाँ सर, मेरा है चंद्रभान। ग्रेट चंद्रभान। आप मदर फादर का बड़ा ध्यान रखते हैं इसका मतलब। हाँ जी सर। अब गुरुवार पर आते हैं। जिन लोगों का जन्म गुरुवार को हुआ है वो बुद्धिमान, साहसी और वे लोग किसी भी मुश्किल के समय का काम बड़ी आसानी से समझदारी के साथ कर लेते हैं। इन दोनों के मित्र भी संगति बहुत अच्छी होती है। मित्रों की ओर से सदैव प्रसन्न रहते हैं और इन लोगों का भाग्य भी हमेशा इनको साथ रहता है। कोई है गुरुवार के जन्म वाले? जी पंडित जी, के शर्मा। हाँ, तो आपका भी अच्छा गुरुवार है। मैं जब आयु एकादशी। एकादशी में आपको पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। नहीं। देखिए मुझे भी नहीं मिली, लेकिन जैसे ही मेरे 60 वर्ष पूर्ण हुए, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके 60 वर्ष पूर्ण होंगे तो आपकी एक तिथि आगे चले जाएंगे आप, और उसके बाद मुझे पिता की संपत्ति में से अंश मिला। तो ये चीजें धर्म में जो जितनी भी ये चीजें लॉजिकली इसमें जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कितनी सटीक चीज है। अब शुक्रवार के जन्म वाले जो हैं हंसमुख स्वभाव के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अपनी बातों से दूसरों को ये बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं। सहनशीलता के कारण इनका कठिन समय भी आसानी से निकल जाता है और अच्छे ढंग से रहने वाले होते हैं। कला के क्षेत्र में भी ये काफी अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मेरे क्या डिस्टरबेंस होने से अपन फ्लो टूट जाएगा, आप लोगों को मजा नहीं आएगा। शनिवार का मैं कोई किससे कोई चीज पूछूं उस समय खोलें फिर वापस बंद कर दें। कोई शुक्रवार का जन्म है किसी का आप लोगों में? कोई शुक्रवार का जन्म है आप लोगों में? नहीं है। चलिए, शनिवार का जन्म जिन लोगों का जन्म शनिवार के दिन होता है वे कृषि। अपना म्यूट कर लीजिए, कौन है जो म्यूट नहीं कर रहा? प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मैडम माइक म्यूट कर लीजिए। मैंने कर दिया सर। जिन लोगों का जन्म शनिवार के दिन होता है उनको कृषि, व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त होता है। मतलब ये टेक्निकल साइड से ज्यादा होते हैं और छोटी आयु में कुछ परेशानी इनका सामना करना पड़ता है और इन लोगों को मित्रता में सावधान रखने की आवश्यकता होती है। माता पिता भाई बहनों से भी इनको सुख प्राप्त नहीं होता। अब रविवार का जन्म मैंने बताया। इस तरह से 7वां वार में जो लोग पैदा होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ये है। सर आप बार लोगों का ने सब निर्धारण है जी? बार का निर्धारण सूर्योदय से करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, उसमें आपके पंचांग में लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। अच्छा। आप तो पर्सनल डिटेल पर जाइए। पंचांग की क्लास आएगी तो मैं बताऊंगा कि सूर्योदय सूर्यास्त का क्या प्रभाव होता है। इसमें केवल आप अपनी पर्सनल डिटेल में लिखा होगा कि आपका वार कौन से वार का जन्म है, लेकिन वार जो होता है आपको मैं अभी बता देता हूँ, पंचांग का बता देता हूँ।
वार का निर्धारण हमेशा सूर्योदय से होता है। समझ गए आप? लेकिन आप पर्सनल डिटेल पे जाएंगे तो आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप उसमें देख लें, आपके पंचांग में 5 चीजें आपको पर्सनल डिटेल में मिल जाएगी, जिसमें आपका योग, करण, तिथि, वार और नक्षत्र ये आपको इमीडिएट मिल जाएंगे उसमें। अब देखिए नक्षत्र पे आते हैं अपन। नक्षत्र जो होते हैं वो 27 नक्षत्र होते हैं, और मैंने बताया था कि एक अभिजित नक्षत्र भी होता है जो उत्तराषाढ़ और श्रवण के बीच का नक्षत्र है। ये नक्षत्र हमेशा आपको सर्वतोभद्र चक्र के लिए दिया जाता है, बाकी इसका कोई यूज है नहीं। लेकिन अभी जो नक्षत्र है वो बहुत अच्छा नक्षत्र माना, और सर्वतोभद्र चक्र में पश्चिम दिशा की तरफ इसका ये बैठा होता है ना। इसमें देखिए जो सबसे पहले तो आप ऊपर से क्रम लिख लेंगे, एक लाइन में ऊपर से नीचे केतु है, फिर शुक्र है। मैंने बताया था उसी क्रम में, केतु, के, शु, फिर सु, फिर चन, भो, रा, जी, शम, बु। मीन्स केतु से स्टार्ट करेंगे ऊपर, और शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि और फिर बुध। अब केतु के जो नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र से चलेंगे, रेवती तक आएंगे। तो पहले केतु के तीनों नक्षत्र लिख लेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे, और याद आपको 10 सेकंड में हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। और इतने याद होने चाहिए कि मैं पूछूं कि भाई शतभिषा नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है, तो आप खटाक से बता दें कि सब इतने नंबर का नक्षत्र है ना, कि 24 नंबर का नक्षत्र है सब शतभिषा। मैं पूछूं कि धनिष्ठा कौन से नंबर का नक्षत्र है, आप बता दें 23वें नंबर का नक्षत्र। मैं पूछूं कि मूल नक्षत्र कौन सा है, बोले 19वां नक्षत्र है। और ये मूल नक्षत्र का जो रोल है वो आपको बताऊंगा, इतना गजब रोल है कि सूर्य सिद्धांत में इसकी महत्ता काफी जबरदस्त है। मैं सिखाऊंगा आपको, सूर्य के नक्षत्र से जब प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगा आपको। अपन चंद्र नक्षत्र पर जाएंगे ही नहीं। आज तक के जितने भी एस्ट्रोलॉजर होंगे आपको चंद्र नक्षत्र से प्रेडिक्शन करते हैं। अपन अद्भुत जो है वो अपन सूर्य के नक्षत्र से प्रेडिक्शन करेंगे, और इसके जो सटीक रिजल्ट हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और आप ये देखिए कि मैं वापस से एक बार पीछे आता हूँ कि मैंने बताया था कि व्यक्ति के जो पुरुष है उसको आपका जो देह है वो एक तो गुरु है और एक मंगल है। मतलब एक जेंट्स के लिए मंगल बहुत ज्यादा योग कारक होता है, और मंगल से ही प्रिडिक्शन करते हैं। और स्त्री में हमेशा शुक्र से प्रिडिक्शन करते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको। वो मेरी ये जो अभी एडवांस जो क्लास अभी आई है जिसमें मैं कर्म सिद्धांत पढ़ाऊंगा, उसमें मुझे कोई ऐसा चार्ट देना कि व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है या बहुत ज्यादा परेशानी में, वो मैं प्रिडिक्शन करके बताऊंगा कि इसको परेशानी क्यों आई। और उसमें एक ऐसा टूल दूंगा मैं आपको कि वो टूल 28 घंटे से 28 दिन के अंदर 100% वर्क करेगा। और इतना सरल टूल है कि कोई पैसा खर्च नहीं, कोई भी पैसा खर्च नहीं। देखिए आप अगर बीमार हैं तो दवा आपको लेनी पड़ेगी, पंडित कुछ नहीं करेगा। अभी परसों में किसी से मेरे पास किसी का फोन आया, सर मोहम्मद संजय की जाप कर देंगे। मैं करता नहीं, मैं किसी को बोल दूंगा कर देगा, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को बोलूंगा जो वास्तव में कर दे। लेकिन फिर भी भरोसा कम होता है आजकल। फिर पंडित जी ने वो जब संकल्प ले रहे थे तो ओम ओम जूम से ओम भूर्भुवः स्वयं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक मुक्षीमांताम सैभूभुवः ओम सै झूम ओम ओम। मतलब इसको संपुट लगाते हैं तो मृत संजीवनी हो जाता है। तो मैंने पूछा पंडित जी अगर 1.25 लाख मंत्र करेंगे आप, उसका 10% मार्जिन, 10% तर्पण और 10% दशांश अगर ये नहीं करेंगे तो महामृत्युंजय का कोई लाभ नहीं। तो मैंने कैलकुलेट किया कि आप कितने दिन में कर देंगे, बोले 7 दिन में 7 पंडित कर पाएंगे। मैंने कहा मैं शर्त लगाता हूँ, मैं आपको 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए दूंगा अगर कर दें तो। क्योंकि मैंने कहा 30 माला करनी पड़ेगी जो 3 घंटे में नहीं कर सकता एक पंडित। बोले मृत संजीवनी नहीं करें सर फिर आप। मैंने कहा आपने संकल्प में नहीं बोलना चाहिए था, जो संकल्प में बोलते हैं वो चीज करनी पड़ती है। केवल आप मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं,
महामृत्युंजय के 33 शब्द हैं। और 33 शब्द क्यों हैं, मैं थोड़ा सा उससे अलग हट गया, मेरी क्लास से अलग हटा हूँ, कि आप लोगों को ज्ञान भी मिलेगा इसमें। 33 शब्द इसलिए हैं कि अपने जो शरीर के अंदर जितने भी जब प्राण निकलते हैं तो 33 जगह से निकलते हैं, उन सब जगहों को पैक करती है, इसलिए महामृत्युंजय का प्रभाव है। कोई मेरी अगर क्लास में अगर कोई ऐड है वैदिक की क्लास में, तो आज मैंने डाला था उसमें कि महामृत्युंजय क्या है। उन पंडित जी को पहले तो भाषण दिया 15 मिनट तक मैंने, पंडित जी कितने दिन से पूजा कर रहे हो आप, उनकी आप तो ये 33 शब्द को कभी भी किसी को उच्चारण भी गलत मत करना, और इसके ये विधान है। जैसे मैं आपको भी बता देता हूँ कि कभी भी आप किसी का जाप करते हैं, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो कभी जरूरत पड़ सकती है, मैं तो खैर किसी के करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ बेटा प्रिडिक्शन कर दे और खुद कर, स्वयं करिए, क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो दवा आपको लेनी पड़ेगी। आप बीमार हैं, दवा पंडित ले लेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी डॉक्टर बोलता है कि सर आप चले जाओ, दवा मैं ले लूंगा, आप ठीक हो जाओगे, दवा आपको ही लेनी पड़ेगी। तो अगर आप पाठ भी करते हैं तो मैं तो रिकॉर्डिंग करके भेजता हूँ, उसको 3-4 बार सुनिए, फिर उसके जाप करिए, क्योंकि उच्चारण का ही प्रभाव है। अगर अपने उच्चारण सही नहीं है तो आप कभी भी उस मंत्र का आपको प्रभाव नहीं मिलेगा। एक उदयपुर की घटना है, आप लोग कोई है उदयपुर के? मैं किसी कंपनी में एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा था, उनके मालिक को अंतस्टाइन 13 फीट काट दी गई, मतलब बड़ी आंत को 13 फीट काट दिया गया, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप साल एक भर में चले जाएंगे। मैंने बोला सर एक प्रयोग करके देख लीजिए, मैं तो आपका एम्प्लॉय हूँ, लेकिन एक प्रयोग करके देखिए, क्योंकि मैं इस विधा से काफी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और किसी चीज को मैं एक चैलेंज के रूप में करता हूँ। मैंने कहा एक विधा, एक काम करिएगा, मैंने एक मंत्र लिख के दिया उनको, उनकी एक काष्ठ प्रतिमा लाइए गणपति की, और एक पैर से उठी हुई हो प्रतिमा हो, और लकड़ी की प्रतिमा हो, और उसका हरा रंग हो, उसके सामने घी का दीपक जलाइए, इस मंत्र के स्वयं जाप करिए, कम से कम 1 माला। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, मुझको उनसे छोड़े हुए 21 साल हो गए, अभी भी जिंदा है वो व्यक्ति। अगर कोई उदयपुर के हैं तो SL सिंह भी नाम है उनका, वो अभी सुनील सिंह भी नाम है उनका, अभी भी जिंदा है। और 13 फीट लंबी उनकी हाथ कटी हुई है, उनसे पूछना अगर उनका नंबर, मैं नंबर डाल दूंगा। और व्यक्ति 21 साल बाद भी जिंदा है। तो मंत्रों के ये प्रभाव हैं, तो अगर आप स्वयं करते हैं तो ही प्रभाव होता है, पंडित के करवाने पर मत जाइएगा, है ना। क्योंकि अभी इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में, अपन पृथ्वी पे है जो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में मतलब एक एक इंसान गलत भरा हुआ है ना। तो अपन खैर मैं थोड़ा सा लीक से हट गया। तो फिर देखिए ऊपर से लाइन से लिखते जाइए, सबसे पहले केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, एक क्रम से लिख लीजिए। उसके बाद अश्वनी से लिखना चालू करिए, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। मैंने चार्ट में भी ऐसे ही लिखा है, मेरे जो नोट्स है उसमें भी ऐसे ही लिखा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फिर अश्वनी के सामने मघा, फिर पूर्वा फागुनी, फिर उत्तरा फागुनी, फिर हस्त, फिर चित्रा, फिर स्वाति, फिर विशाखा, फिर अनुराधा, फिर ज्येष्ठा। उसके बाद फिर ऊपर आ जाइए, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र हो गए, है ना। और इसमें उत्तराषाढ़ा श्रवण के बीच का नक्षत्र हमेशा याद रखना, उत्तराषाढ़ा श्रवण के बीच का नक्षत्र अभिजित नक्षत्र है, 28वां नक्षत्र है, और उसमें दोनों के कुछ कुछ अंश लिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता रहा था, जैसे काल चक्र जो होता है ना, अपन जो 360 डिग्री की बात कर रहा था कि चक्र जो होता है 360 डिग्री पर ही होगा। अगर कोई साइंस के स्टूडेंट है या कोई इंजीनियर है तो 360 मीन्स चक्र, चाहे छोटा है तो भी 360, चाहे बड़ा है तो भी 360, चाहे ओवल शेप है तो भी 360, है ना। 360 होगा ही होगा। और 12 भाव जो है
एक राशि जो है वो 30 डिग्री की है, 12 से गुना कर दीजिए 360 हो गया। ऐसे की ऐसे उसको 3 स्लाइस कर दीजिए। अगर इसको 2 भाग काट के 3 स्लाइस कर दी जाती तो 120 वर्ष की आपके विंशोत्तरी महादशा होगी। समझ आया आप लोगों को? और ये 360 क्यों हुई? क्योंकि 120 देखिए, तीन चीजें याद रखना। एक आपका ये जन्म, एक आपका ये जन्म है, एक आपका त्रिजन्म है, और एक आपका पिछला जन्म है। मीन्स एक आपका पास्ट हो गया, एक आपका आने वाला जन्म है, एक अभी का जन्म है। तो लग्न आपका अभी का जन्म है, पंचम भाव आपका आने वाला जन्म है, और नवम भाव आपका पूर्व जन्म है। याद रखिएगा, इसलिए 120 अपन नाड़ी पाएंगे तो देख आपको और नई चीज बताऊंगा कि अपन ये तक पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा जन्म है। कोई भी व्यक्ति 1 से लेकर 144 वर्ष तक जन्म ले सकता है मनुष्य योनि में, उसके कर्मों के हिसाब से। और अपने चार्ट देख के भी अपन पता लगा सकते हैं कि अभी अपन जो भोग रहे हैं कौन सा नंबर का जन्म है। ये नाड़ी की क्लास में आएगा, अभी कोई जरूरत नहीं है उसकी, है ना? तो और काल निर्णय मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और इसको भी देखिए, आपका जो ज्योतिष जो है ना, वो लैंग्वेज ऑफ कर्मा है। आपका ज्योतिष जो है आपके कर्म का लेखा जोखा है, जो आप पूर्व जन्म में करके आए हैं वो इस जन्म में भोग रहे हैं, वो ज्योतिष है। एस्ट्रोलॉजी बोलना बंद कर दीजिए, एस्ट्रोलॉजर बोलना बंद कर दीजिए। सिर्फ यूट्यूब या फेसबुक पे रखिए बस इस चीज को। लेकिन आप पढ़ रहे हैं तब सिर्फ आप ज्योतिषी हैं, और आप ग्रहण कर रहे हैं में ग्रह है वो, जो कॉस्मिक एनर्जी को, जो सूर्य की रेज आ रही है और जो ग्रह से टकरा रही है, जो आप तक आ रही है, जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं, जिसको आप शक कर रहे हैं, जिसको आप फील कर रहे हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी को आप फील कर रहे हैं, वो ग्रह हैं। समझ गए आप लोग? पहला जो जन्म है वो आप स्वयं है। पंचम भाव आपके पिता, वो आपके पिछला है, आपके दादा नाना परनाना है, और नवम भाव आपके पिता है। तो तीनों पीढ़ियां हो गई। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। कहीं भी कोई ऐसी बात हो गई अपन याद नहीं कर सकते या कुछ है तो पूछिएगा आप। बहुत इजी है, लेकिन क्लास के बाद आपको जितनी क्लास में मैं बोलता हूँ उतनी देर आपको, उतनी देर तो कम से कम याद करो। अगर याद करेंगे तो बहुत इजी है सब चीजें। कोई मैं भी कोई ऊपर से सीख के नहीं आया, यहीं से सीखा हूँ। और मैं तो नौकरी करता 38 साल नौकरी करी प्राइवेट सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में रहा हूँ मैं। रायपुर भी रहा, इनके सुभद्रा जी के गांव में भी रहा हूँ। मैं मल्टीनेशनल ग्रुप में वहाँ पर एज ए डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा था, और आउट ऑफ इंडिया में डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ। तो मैं माइनिंग सेक्टर में रहा। तो ऐसी बात नहीं है अपन को ये, लेकिन कर्म था मेरा कि मुझे इस बाद में इसको मेरे को प्रोफेशन बनाना था। वो ईश्वर ने सब डिसाइड किया हुआ है। क्योंकि उसका एक कारण बता दूं, मेरी जो चार्ट में 2 एक्सचेंज है, मैंने बताया था अभी आपको। एक मंगल से शनि का एक्सचेंज है, एक बुध से शुक्र का एक्सचेंज है, और दोनों प्रॉपर हुए। मैं पहले सिविल इंजीनियरिंग का काम किया, उसके बाद मैं माइनिंग फील्ड में आया, और तीसरा ज्योतिष में आया। तो दोनों मुझे प्रॉपर, अगर किसी की कुंडली में कोई अगर आपके एक्सचेंज है तो प्रॉपर काम करते हैं, ये योग कारक है। तो ये विद्या जो है उसको समझने वाले थोड़े कम है। और अपन लोगों को देखिए, कभी भी पैसे कमाने की तरफ नहीं भागना चाहिए। जितना ज्ञान आप इससे अर्जित करेंगे, जितने आप ज्यादा स्टडी करेंगे, उतना आपको इसमें मिलेगा। मेरी लाइब्रेरी में 9,500 किताबें हैं। मेरी लाइब्रेरी से शायद कोई अटैच है नहीं, मुझे पता नहीं। मेरी लाइब्रेरी में 9,500 किताबें।
मैं और मेरी अब यहाँ भी देखेंगे तो मेरी मैं जहाँ पर सोता हूँ वहाँ पर सिर्फ बुक ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो पढ़ना आपको, अगर मैं 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ या 1 घंटा पढ़ाता हूँ, तो आप 1 घंटे नोट्स पढ़िएगा और बार बार मेरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उससे आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए, अश्वनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र हैं और उत्तराषाढ़ा श्रवण के बीच का नक्षत्र है जो अभिजीत नक्षत्र है, 28वां नक्षत्र है, केवल सरदोबद्ध चक्र में काम आता है। ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। पश्चिम की दिशा की तरफ इसका वास है सर्वतोबद्ध चक्र में। सर्वतोबद्ध चक्र में ऊपर जो है पूर्व है, राइट साइड में दक्षिण है, नीचे पश्चिम है, लेफ्ट साइड में उत्तर है। उसका अलग अलग प्रभाव है, उसके प्रिडिक्शन अलग अलग है, वो सटीक प्रिडिक्शन आते हैं। अब इनके सभी के देवता भी हैं, जैसे अश्वनी के देवता अश्वनी कुमार है, भरणी के देवता यम है, कृतिका के देवता अग्नि है, रोहिणी के देवता ब्रह्म है, मृगशिरा के देवता चंद्र है। तभी देखिए, आपने किसी के चंद्र मंगल का अगर योग एक साथ होता है तो उसको महालक्ष्मी योग बोलते हैं, सुना है ना आप लोगों ने वैदिक में। वो इसलिए कि चंद्र मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चंद्र मंगल अगर मिल जाए। चंद्र मंगल का अगर दृष्टि आ जाए तब भी होता है क्या योग? नहीं, दृष्टि से नहीं होता। जैसे बुधादित्य योग जो होता है उसमें बुध सूर्य के साथ होना जरूरी है और वो भी अस्त नहीं होना चाहिए। तो दक्षिणा के चंद्रमा है, आद्रा के रुद्र हैं, पुनर्वसु के अदिति हैं, पुष्य के गुरु हैं। तभी तो गुरु पुष्य नक्षत्र को बहुत अच्छा नक्षत्र मानते हैं, जबकि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। तो रवि पुष्य भी होता है, तो रवि के साथ जब गुरु का सम्मेलन, क्योंकि दोनों मित्र हैं, गुरु भी मित्र है सूर्य का और सूर्य भी गुरु का मित्र है ना। श्लेषा के सर्प हैं, मघा के पित्र हैं, पूर्वा फागुनी के भग हैं, उत्तरा फागुनी के अर्यमा हैं, हस्त के सूर्य हैं, चित्रा के विश्वकर्मा है। जिनका चित्र नक्षत्र है किसी का आप में से? चित्रा नक्षत्र वाले हमेशा विश्वकर्मा अगर उनका देवता है तो वो इंजीनियर मिलेंगे। उदाहरण मैं हूं उसका, क्योंकि स्वयं विश्वकर्मा उसके देवता है। सर जैसे अभी मेरे राहु की दशा में चित्रा नक्षत्र चल रहा है मंगल का, तो क्या मुझे करना चाहिए विश्वकर्मा के, उसमें फायदा मिलेगा मुझे? नहीं, वो मैं अपन प्रेडिक्शन में बताऊंगा अच्छा है ना। प्रेडिक्शन में आपको एक एक चीज सिखाऊंगा और मैं आप लोगों के चार्ट भी लूंगा, मैं बाहर से किसी का चार्ट नहीं लूंगा। आप लोगों के और आप लोगों को प्रेडिक्शन जो करना सिखाऊंगा वो एक अद्भुत प्रेडिक्शन हो। राम मिश्रा जी, आपको कुछ पूछना है मेरे साथ? हाँ जी सर। राम मिश्रा जी ने हाथ हैंड रेज किया हुआ है। बाय मिस्टेक हो गया। नहीं अच्छा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखा इसलिए मैंने कहा पूछूं कोई आपको कहीं। ठीक है, तो स्वाति के वायु हैं, विशाखा के इंद्र हैं और अग्नि भी है, अनुराधा के मित्र हैं, ज्येष्ठा के इंद्र हैं, मूल के नित्रति है, पूर्वाषाढ़ा के जल हैं, उत्तराषाढ़ा के विश्व देवा है, अभिजीत के विधि हैं। अभिजीत नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, मतलब कुछ अंश उनमें उत्तराषाढ़ा का कुछ श्रवण का मिलेगा। आज वैसे श्रवण नक्षत्र है, आप लोगों को किसी को ध्यान हो तो है पता किसी को श्रवण नक्षत्र है आज? तो जैसे एक व्यक्ति का मुझे बताइए, एक व्यक्ति का कि कोई भी एक व्यक्ति बोलिए कि उसका नक्षत्र कौन सा है? सर मेरा अश्वनी है। अश्वनी किसका है? किसने बोला? चंद्रभान। अच्छा, चंद्रभान जी आपका अश्वनी है। तो आज आपके इसका क्या फर्क पड़ेगा? आज श्रवण नक्षत्र है, तो देखिए कौन सा हुआ? केतु शुक्र सूर्य और चंद्रमा, तो चौथा नक्षत्र है, तो अच्छा नक्षत्र है। आज आपको मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं आई होगी पूरे दिन भर में। बताइए। हाँ जी सर, हाँ जी, आज नहीं आई कुछ भी। हाँ, थैंक यू। तो श्रवण के विष्णु हैं, धनिष्ठा के वसु हैं, शतभिषा के वरुण हैं, पूर्वा भाद्रपद के अजय पाद हैं और उत्तरा भाद्रपद के आदित्य गण हैं और रेवती के पुषा हैं।
इस तरह से 27 और 28 नक्षत्रों के स्वामी हैं, और इससे भी अपन प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वो भी मैं आपको जो बुक दूंगा उसमें सभी आपको डिटेल मिलेगी, है ना। अब अपन आते हैं योग पर। आप लोगों को सभी को अपन या तो 5 मिनट आप वेट कर लेते हैं। आप लोग सभी अपने अपने एक बार योग निकाल लीजिए कि योग आपके क्या क्या। आशा चौहान जी, आपने हैंड रेज किया, एक बार बताइए क्या कोई दिक्कत है, बताइए। आप बताइए आशा जी। सर मेरा आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अनम्यूट। हाँ बोलिए, वापस अनम्यूट हो गए आप। सर जैसे मेरी तो ना कल की क्लास भी मिस हो गई थी पूरी, और आज की में तो बहुत लेट पकड़ पाया। वो रिकॉर्डिंग है, कोई घबराने की बात नहीं। कल तो कोई क्लास नहीं थी सर। जैसे मेरा नहीं, छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग वाली क्लास ज्वाइन हुई थी सर। तो आप वो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सुनिएगा। आज दूसरी क्लास है मैडम, वैसे एक ही क्लास हुई है अभी तक, आज दूसरी क्लास है। और ये हमारे जो साथी हैं अंकित जी, उनकी कृपा हुई कि मेरे को तो रिकॉर्डिंग मैं करता नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं सर रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए। तो आप लोगों का सौभाग्य है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। जी सर। फिर भी अगर कोई फिर भी आपको कभी भी कोई दिक्कत है तो मैं हमेशा फोन कॉल बैक जरूर करता हूँ। मेरी हैबिट में है, मैं बिजी होता हूँ तो कॉल को देखता हूँ एक बार, लेकिन कॉल का मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ, चाहे कितना ही छोटा आदमी कितना ही बड़ा आदमी कॉल। जी सर, ये तो आपने करा भी है। नहीं, मेरी हैबिट में है। आशा जी इसमें जो अपना फेस, ये अपना स्काइप है ना, तो स्काइप में अगर आप पीछे रोल करेंगे तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और आज की रिकॉर्डिंग आपको कहीं से और नहीं करनी, स्काइप पे ही देखेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अपने इसी ग्रुप को जैसे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे आपको स्काइप पे मिल जाएगी, है ना। तो अभी रिकॉर्डिंग आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, ये आप 30 दिन तक यूज कर सकते हैं। 30 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली वो स्काइप खत्म कर देगा। इसको आप नोट्स बना लो। जी सर। और फिर मैं बैठाऊंगा, मैं पूरा रिकॉर्डिंग बैठाऊंगा, आप चिंता ही नहीं करें। जी सर। जैसे आज आप अभी भरणी जैसे नक्षत्र पूछ रहे थे, तो मेरा जैसे भरणी नक्षत्र है सेकंड चरण का। तो आज आपको दिक्कत आई होगी क्योंकि तीसरा नक्षत्र था आज आपका, तो कोई चीजों में आपका हैंड्रेंस आया होगा आज, या कोई स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आई होगी, या कोई काम अटका होगा कहीं पर। स्वास्थ्य सर 4-5 दिन से गड़बड़ी चल रहा है, गला बैठा। तो ये क्योंकि तीसरा नंबर का जो है नक्षत्र है जी, है ना, वो गड़बड़ी कर देता है। तीसरा, 5वां और 7वां ये नक्षत्र अच्छे नहीं माने जाते। तो बाकी तो आज पूरे दिन ट्रैवलिंग करते रहे, बस जैसे ही आए तुरंत हमने नेट चेक किया, नेट नहीं मिला, फिर देर में क्लास में नेट ज्वाइन कर पाए हम। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा बिल्कुल आपके सामने जीता जागता रिकॉर्डिंग हूँ, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आपकी मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब आप देखिए कि अपन प्रथमा से चलते हैं तिथि का। इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इसमें तिथि शून्य बनता है। तो देखिए इसमें जो है प्रथमा में जो इसकी प्रथमा तिथि है, मीन्स प्रतिपदा जो तिथि है, उसमें 7 और 10 तिथि शून्य है। तो शुक्र और शनि दोनों तिथि शून्य हो गए, दोनों आपके प्लेनेट भी इसमें आपको इफेक्ट देंगे। तो तिथि शून्य 7 और 10, मतलब 7वां घर और 10वां घर। कोई है अपने प्रतिपदा का जन्म है किसी का? नहीं है। द्वितीय का जन्म जिनका होगा उनका मेरा है प्रतिपदा का। प्रतिपदा में 7 और 10 मैंने बताया था कि एक तो काम में दिक्कत आती है, और एक आपके पति आपसे या तो दूर रहते हैं या कोई आप मतलब तकलीफ आई होगी, क्योंकि 7th हाउस भी उसमें तिथि शून्य बनता है। तो या तो दूर ही रहते होंगे आपसे, काफी टाइम दूर रहे होंगे, ऐसा कुछ जरूर मिलता है। जी गुरुजी, अब ट्रांसफर हो गया है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया है। तो कोई प्लेनेट ने वर्क किया होगा आपके यहाँ पर, किसी प्लेनेट ने वर्क किया होगा कि वो वापस आ गया।
वो भी मैं आपको आपके चार्ट से बताऊंगा कि कैसे वो यहाँ है, क्यों ऐसा हुआ, वो आपके सर मेरे चार्ट छोटे से बेटे का जो है prediction ना प्रश्न प्रतिपदा का है। अच्छा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, वेरी गुड। तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में 7 और 10 तो शादी करो तो अच्छी तरह कुंडली मिलान करना। मेरा एक अमावस्या मैं बहुत बढ़िया टूल देता हूँ, नोट कर लीजिए आप। वो मुझे अब ध्यान आ गया, अभी इन्होंने बोला कि 7 और 10 तिथि शून्य बना, वो मेरे इसमें नोट्स में नहीं है, आप नोट कर लीजिए। अगर किसी की कुंडली मिलान करते हैं तो षष्ठी से षष्ठी का कभी भी शादी नहीं करवाएं। मतलब लड़का भी षष्ठी हो और लड़की भी षष्ठी हो, कभी शादी नहीं करवाएं, नहीं तो संतान नहीं होगी। अगर कोई है ऐसा उदाहरण तो आप देख लीजिएगा, उनके संतान में दिक्कत आई होगी। तो पंचांग से अपन हर चीज कर सकते हैं, मतलब षष्ठी से षष्ठी का मिलान नहीं करें कभी, नहीं तो। और ये भी आपको पता है प्रभु दोष क्या है? नहीं सर, मेरा अमावस्या का बर्थडे है। आपका अमावस्या का है तो देखिए, मैंने परसों की क्लास में बताया था कि अमावस्या और पूर्णिमा में तिथि शून्य नहीं होता। तो आपका लग्न क्या है? 5 नंबर सिंह लग्न है। मतलब सिंह लग्न है। और सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य तो इस समय शनि तो 5th हाउस में याद है। सूर्य मेरा नहीं, आपको अपनी कुंडली याद नहीं है, हमको तो हमारे पूरे परिवार की कुंडली याद है। सर मैंने लिखा तो था, पर एक सेकंड, मेरा सूर्य एक सेकंड बता रहे, मेरा अमावस्या का पता है, वो भी बट सावित्री वाले दिन हुआ था मेरा व्रत। और आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से करिए आप। मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, और ये भी नोट कर लीजिए, षष्ठी से षष्ठी को कभी नहीं मिलाइए। चंद्रमा राशि अमावस्या का जन्म होता है तब 0 डिग्री पे होता है सूर्य और चंद्रमा, और जब 0 डिग्री पे होता है तब अपन को अन्न का दान भी करना चाहिए। मैं तो हर अमावस्या को रुद्राभिषेक करता हूँ और भोजन भी कराता हूँ। 10th हाउस में सन है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दो नंबर का तो वृषभ लग्न बन जाएगा आपका, उससे प्रेडिक्शन करो। आपके प्रेडिक्शन सबसे सटीक प्रेडिक्शन आएंगे। आपका वृषभ लग्न बन जाएगा। मतलब इसमें क्या रूल है कि लग्नाधिपति को लग्न बना लो, ओके, और पूरे चार्ट को रोटेट कर दो। ठीक है सर। चंद्र के हिसाब से तो मेरी मेष लग्न बनती है, और नहीं, ये वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी आपकी। ठीक सर, वृषभ लग्न की। तो आपका मेष का चंद्रमा है क्या? जी मेष में चंद्रमा है, केतु और मरकुरी है। आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ आपको, समृद्धि और इमीडिएट आपको रिजल्ट आएंगे। एक बारिश का पानी इकट्ठा करो सर, और मैंने उसको छत में रख दो। रख किया है, बारिश का पानी बोतल में भर के रखा हुआ है, और छत पर रख दीजिए, या अपनी हाइट से ऊपर रख दीजिए, छत नहीं मिलेगा। सर वो कोई भी शायद कर मैंने ही सकता है बताया जिसका होगा मेष आपको ये। सर मेष का चंद्रमा जिसका, वो सभी कर सकते हैं? नहीं, मेष के चंद्रमा से नहीं होता है। मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन, जब अपन प्रेडिक्शन पे आएंगे तब सिखाऊंगा। और मेरे बहुत छोटे उपाय हैं, सटीक उपाय हैं ना। तो द्वितीय का जन्म जिनका होता है उनका 9 और 12 तिथि शून्य होता है। मतलब पिता की संपत्ति नहीं मिलती, पिता से मतभेद रहता है, या पिता छोटी उम्र में चले जाते हैं। हमेशा हानि की संभावनाएं बनी रहती है, हॉस्पिटल दवाइयों का पैसा खर्च होता है। जिनका तृतीय का जन्म होता है, कोई है तृतीय का जन्म अपने में? नहीं, तृतीय का जन्म जिनका होता है उनका 5 और 10 तिथि शून्य बनती है। मेरी बेटी का है गुरुदेव, मेरी बेटी का है तृतीय, सुनीता।
तृतीया का जन्म, हाँ कृष्ण तो पढ़ाई पक्ष। में थोड़ी वीक होगी इसका मतलब। हाँ हाँ ठीक सर है, वीक ही है। हाँ हाँ, क्योंकि 5 तिथि शून्य हो गया ना। अच्छा हाँ, अब चतुर्थी का जिनका जन्म होगा उनका 2 और 11 मीन्स वाणी से पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, और दूसरा कुटुंब में उनका बहुत ज्यादा मतलब अलग से रहने वाले, कुटुंब की तरफ ज्यादा उनका ध्यान नहीं होता, और धन की कमी, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो धन का अप डाउन भी रहता है उनके चार्ट में हमेशा। और 11 नंबर मतलब इनकी इच्छा से वो काम नहीं कर पाते, काम थोपा जाता है ना। अब पंचमी का जिनका जन्म होता है उनका 3 और 6 तिथि शून्य बनता है। मतलब 3 क्या है, आपके कम्युनिकेशन है, आपका पड़ोसी है, आपके छोटे भाई, 3 नंबर। सप्तमी है। और 6 नंबर क्या है, आपका ऋण रोग शत्रु और जॉब, नौकरी भी छठे भाव से देखते हैं, इसमें तकलीफ आएंगी। इसके बाद षष्ठी का जिनका जन्म होता है उसमें 1 और 5 तिथि शून्य बनती है। मतलब प्रेम संबंधों में कभी विच्छेदन होने की संभावना है, पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर, और लग्न पे प्रभाव डलता है। मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा उनका पर्सनैलिटी बन नहीं पाती जीवन में। अब सप्तमी का जिनका जन्म होता है उसमें 4 और 9 तिथि शून्य बनती है। ऐसे जातक अपने माता पिता से हमेशा दूर रहते हैं, मतलब बचपन से ही हॉस्टल में डाल दिए जाते हैं, या मदर फादर की जल्दी डेथ हो जाती है और उनको अकेलापन रहता है। सर षष्ठी का क्या गुरुजी बताया मेरा था? बेटे का है। कौन बोल रहे हैं? सुनीता, सप्तमी कृष्ण पक्ष 4 and 9 करेक्ट। तो देखो बच्चे जो है वो मदर फादर से या तो दूर रहना है, या मतलब अगर मदर पास है तो फादर दूर रहते होंगे, तो फादर पास है तो मदर दूर हो जाएगी, या दोनों दूर हो जाएंगे। इज इट करेक्ट? जी चलिए, अब अष्टमी का जन्म में 3 और 6 तिथि शून्य बनते हैं, तो 3 नंबर जो है छोटे भाई बहनों से। कोई है अष्टमी का जन्म अपने में? ताकि अपन प्रिडिक्शन हाथों हाथ देखेंगे तो अपन को पता लगेगा कि प्रिडिक्शन कितने सटीक है। गुरुजी षष्ठी का क्या बताया था? वो आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, समझ में सुन नहीं पाया। षष्ठी में 1 और 5 तिथि शून्य बनते हैं। मतलब 1 नंबर पे क्या है, व्यक्तित्व है व्यक्ति का, जो व्यक्तित्व बनाना चाहते थे वो बन नहीं पाया, या जिस लेवल पे पहुंचना चाहते वो नहीं पहुंच पाए, या पढ़ाई में उनको डिस्टरबेंस रहा, या अपने बच्चों की तरफ से उनको हमेशा तकलीफ रही, या बच्चों का उनको ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह की संभावना रहती है, क्योंकि एक क्या है स्वयं है, पर्सनलिटी है स्वयं की, और पंचम क्या है, प्रेम भाव है, बच्चों का कारक है, पढ़ाई का कारक है ना। तो कारकत्व की तकलीफ करता है, कारकत्व को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। अब अष्टमी का जन्म हो गया। नवमी का जन्म वाले 5 और 8 होते हैं, 5 और 8 तिथि शून्य बनते हैं। ऐसे जातक अपने पिता की मृत्यु के वो नहीं होते, मतलब पिता की मृत्यु पे शामिल नहीं हो पाते, मतलब उनके साक्ष्य नहीं बनते पिता की मृत्यु के। आप में है कोई नवमी का जन्म? नहीं है, मतलब पिता की मृत्यु में वो पहुंच नहीं पाते, पहुंचते हैं तो शामिल नहीं हो पाते। जैसे सर रामचंद्र जी थे नवमी के, इसीलिए हाँ, हुआ कि रामचंद्र जी अपने पिता की मृत्यु में नहीं आ पाए। आपको पता है उन्होंने भी किसी को पिता की साक्ष्य देकर उन्होंने दाह संस्कार किया था। किसी को पता है कोई कथा? भगवान राम ने जटायु को अपने पिता मानकर उनका अग्नि संस्कार किया था। मैं आज अपने को आपको पिता के रूप में मानकर आपका अग्नि संस्कार करता हूँ, क्योंकि ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। तो उन्होंने जटायु को, जो सबसे वृद्ध थे उनके यहाँ पर, जटायु सबसे वृद्ध थे, उनको पिता मानकर उनकी दाह संस्कार किया था। जी दशमी में 5 और 8 तिथि शून्य बनते हैं, मतलब व्यक्ति के 9वीं तिथि में एक क्वेश्चन था। कौन है नवमी नवमी है तिथि वाले? 5 और 8, नवमी 5 और 8 है ना गुरुदेव? नहीं, हाँ 5 और 8 है। और नवमी आपने में पिताजी से जोड़ दिया आपने इसको, पर इसमें तो 9th भाव तो आया ही नहीं, नवम भाव है नहीं। इसमें ये स्पेशल चीज है, इसमें स्पेशल चीज है ये। और ऐसे व्यक्ति को, मतलब ये नवमी का विशेष चीज है
कि नवमी में अपने पिता की मृत्यु का साक्ष्य नहीं बनते और इनको हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो जो वैभव मिलना चाहिए था वो वैभव कई सालों तक नहीं मिलता, क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपके पुत्र भाव, उनको आप देखिए जंगल में रहते उनके पुत्र नहीं हुए थे। पुत्र कहाँ पर हुए? वहां पर जब सीता माता को वहां छोड़ा था तब पुत्र हुए। तो पुत्र की तरफ से भी उनको एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, फिफ्थ भाव एजुकेशन का भी होता है। एजुकेशन तो देखिए पहले के जमाने में गुरुकुल में पढ़ते थे, क्योंकि रामचंद्र जी को पढ़ाने नहीं आया कोई भी, जबकि देश मतलब विश्व के सबसे बड़े राजा के पुत्र थे, लेकिन वो भी अपने किसी वशिष्ठ के आश्रम में ही पढ़ने गए। कृष्ण भगवान संदीपन आश्रम में ही पढ़ने गए, नहीं तो चाहते तो सारे ट्यूशन नहीं लगवा देते। लेकिन पहले के जमाने में गुरुकुल पद्धति थी, तो पढ़ाई की दिक्कत नहीं, मतलब पुत्र या तो पढ़ाई जो भी कारकत तो उसका नुकसान करता है, तो पुत्र की तरफ से काफी परेशानी रही ना, मतलब स्वयं पुत्र नहीं देख पाए, जब पुत्र को देखा तब तो पुत्र काफी बड़े हो चुके थे उनके, है ना। और एक हमेशा हर्डल्स आई, अष्टम भाव क्या है? हर्डल्स का है। अब दशमी का लेते हैं तो भी 5 और 8 ही है, लेकिन इसमें पिता का कोई चक्कर नहीं है, इसमें पढ़ाई का और हर्डल्स का ही रहेगा, या कोई असाध्य रोग भी हो सकता है दशमी के जन्म वालों का। अब एकादशी में 9 और 12 तिथि शून्य बनते हैं, तो पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी, पिता से तकलीफ, पिता जल्दी मृत्यु या पिता से अनबन। और 12वां भाव किसका है? हॉस्पिटल भाव है आपके। कोई भी जैसे जेल यात्रा भी है, और भी कई चीजें 12वां भाव डिनोट करता है ना। अब द्वादशी में 7 और 10 तिथि शून्य बनती है, मतलब 7th हाउस और 10th हाउस। 10th हाउस कर्म भाव है और 7th हाउस पार्टनर का है, बिजनेस का है ना। इसके बाद त्रयोदशी में 2 और 5 तिथि शून्य बनती है। 2 है कुटुंब, वाणी और पैसा, मतलब संचित धन। और 5 नंबर क्या है? आपकी पढ़ाई है, आपके पुत्र हैं। ज्योतिष से भी 5वां भाव देखते हैं, ज्योतिष के लिए भी 5वां और 8वां भाव ही देखते हैं। 5वां भाव में अगर किसी के जुपिटर बैठा हुआ है, आपको एक ज्योतिष का सिद्धांत भी बता देता हूँ, ज्योतिषी कौन बनता है? या तो गुरु केंद्र में हो, या गुरु दूसरे भाव पर अष्टम भाव पर दृष्टि हो, या कारक जगह पर बैठा हो, ज्योतिषी बना देगा। भगवान बनाता है, ज्योतिषी कभी खुद नहीं बनता, ईश्वर बनाता है। और बुध जो है अपने कारक जगह पर बैठा हो, क्योंकि बुध का रोल भी है, या फिर केतु अच्छी जगह पर हो, है ना। अब चतुर्दशी में 3, 6, 9, 12 तिथि शून्य बनती है, तो चतुर्दशी का जन्म जिनका होता है उनको बड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ती है जीवन भर। और अमावस्या और पूर्णिमा में कोई तिथि शून्य नहीं बनती, क्योंकि तिथि शून्य में व्यक्ति हमेशा लग्नाधिपति को लग्न बना लो तो वो कुंडली चेंज हो जाएगी। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो अपने पास अभी 5-6 मिनट है। तो चतुर्दशी का क्या बतलाया आपने सर? शून्य तिथियां 3, 6, 9, 12। अच्छा 3, 6, 9, मतलब 3 भी तिथि शून्य होगी, 6 भी तिथि शून्य होगी, 9 भी तिथि शून्य होगी और 12 भी तिथि शून्य होगी। और गुरुदेव 11 को 9 और 12 है ना? 11 को 9, 12 लिखा है। ओके, हाँ 9, 12 है। त्रयोदशी में 7 और 10 बताया आपने, तो इसमें भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, और या तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी या कर्म भाव में प्रॉब्लम आएगी। देखिए कईयों का तो एक ही खराब होता है, कईयों का दोनों खराब हो जाता है। ये ज्यादा दिक्कत होगी। गुरुदेव अभी शुक्ला पक्ष और कृष्णा पक्ष दोनों का भी सेम होगा क्या इधर? नहीं, यो मैं, चलो आपने अभी पूछा तो मैं बता ही देता हूँ आपको। हाँ। कि कृष्ण पक्ष में हमेशा, जैसे देखिए कृष्ण पक्ष आएगा तो हमेशा, जैसे अपन प्रथमा पे लेते हैं तो कृष्ण पक्ष में 10 नंबर जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है, और शुक्ल पक्ष में 7 ज्यादा एक्टिव होता है। द्वितीया में 12 नंबर कृष्ण पक्ष में और 9 नंबर शुक्ल पक्ष में ज्यादा एक्टिव होगा। तृतीया में 10वें नंबर पे कृष्ण पक्ष ज्यादा एक्टिव रहेगा और शुक्ल पक्ष में 5 नंबर ज्यादा एक्टिव रहेगा।
मतलब पहला जो लिखा हुआ है ना आपका, वो शुक्ल पक्ष है, दूसरा नंबर कृष्ण पक्ष है। ओके, अच्छा, चतुर्दशी में पूर्णिमा सर और अमावस्या का क्या है सर? तिथि शून्य कोई नहीं है, और लग्न अच्छा, तो कोई- अपनी लग्न बना लो, सर कुंडली चतुर्दशी में चेंज हो कृष्ण जाएगी। मुकेश जी बड़ी अच्छी क्लास टेक्निक है, बताइए आप। जी सर। चलिए, और कोई किसी का तो कोई ये डाउट है? सर ये चतुर्दशी मैक्सिमम में प्रेडिक्शंस हम 3 और 6 ऐसे करेंगे क्या? जब यहाँ पे शून्य है उसको फिर निवारण करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो निवारण का अपन आगे चलेंगे, आगे बताऊंगा कैसे निवारण। ठीक है, और केवल एक टूल सही कर देगा, मैं एक टूल बताऊंगा सिर्फ आपको, और एक सर टूल पूरी कुंडली को अच्छा कर देगा, पूरे चार्ट को तृतीया की अच्छा कर तिथियां बताइए। हैं। तृतीया की सर। तृतीया की 5 और 10 3। तिथि शून्य, 5 और 5 और 10। 10 ये रह गया। थैंक यू। गुरुजी त्रयोदशी की क्या रहेगी? त्रयोदशी में 2 और 5। उससे क्या होगा मतलब 2 क्या, वाणी भाव है, कुटुंब भाव है, और संचित धन है। आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी 2 नंबर है, तो उसमें बहुत ज्यादा आप बैंक बैलेंस नहीं बना पाओगे, या आपको बोलते समय पता नहीं चलता क्या बोल रहे हो आप, या फिर कुटुंब से बहुत ज्यादा आपके संबंध अच्छे नहीं हो। ओके सर। गुरुजी मेरा मतलब वाणी से अपने काम बिगाड़ लेना गुरुजी, ये ठीक है ना सर? वाणी के द्वारा अपना काम बिगाड़ लेना। हाँ, जो बोलते हैं वो पता नहीं चलता, अपना काम बिगड़ जाता है। हाँ जी क्या बोल रहे हैं सुनीता जी आप? मेरा 11 तो है आप कृष्ण पक्ष। देखिए, आपको पिता की संपत्ति नहीं मिली, लेकिन आपको मदर थी तब तक की संपत्ति मिल गई होगी। जी 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 जी। तो और ये 12 का क्या भाव है इधर अभी? हॉस्पिटल भाव और अचानक नुकसान, वो भी होते होंगे। अच्छा, हाँ गुरुदेव, हुआ है बराबर। आपके 2-2.5 लाख रुपए चले गए होंगे। हाँ हाँ, बोली ना, 3 लाख कह रहे। बताइए आप, मेरे जैसे किसी गरीब ब्राह्मण को ही दे देते। सर वो नहीं दे सकते, लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है, दे किसी को नहीं सकते सर। तो यही कह रहे सर हैं ये कि कम जो से कम दग्ध राशि जो कहलाती है वही अपनी शून्य राशि हो गई सर, है ना? हाँ, वही दग्धा, ये दग्धा तिथि। हाँ, दग्ध तिथि अलग हो गई और दग्ध राशि अलग हो गई सर। ये दग्ध राशि, हाँ वही यही चीज मैंने अभी बताया था उससे पहले। जी, दग्ध तिथियां अलग हो गई जी, वो यही है। इसको दग्धा तिथि भी बोलते हैं, और दग्धा राशियां भी बोलते हैं, और तिथि शून्य भी बोलते हैं। लेकिन मैं जो जिनसे पढ़ा था वो तिथि शून्य बोलते थे। मैं रामा स्वामी जी से पढ़ा, अभी तो आज की तारीख में वो भी बिल्कुल भिक्षुक थे। मतलब मैंने उनका वो टाइम देखा था मुकेश जी, कि सुबह खा लेते थे, शाम को नहीं खा पाते थे वो। मैं कभी उनके यहाँ जाता था तो खिचड़ी बनती थी उनके यहाँ शाम को, तो मुझे भी भोजन देते थे। बेचारे कुछ नहीं होने के बाद भी मेरे को बोलते नहीं, भोजन करके जाओ तुम। तो मैं भोजन करके, मुझे खिचड़ी आज भी बड़ी पसंद है। आज मुझे खिचड़ी इतनी अच्छी लगती है कि मुझे शायद 12 मास की दोनों टाइम खिचड़ी खिला रहा हूँ, मैं खिचड़ी खा सकता हूँ। तो मुझे बोले खिचड़ी खा लो, खिचड़ी खा के, और आज की तारीख में मल्टी मिलियंस है वो, लंदन में है आजकल वो, और कितने चीजों का शोध किया उन्होंने। सर जलाराम मंदिर के अंदर तो वहाँ पे आज भी खिचड़ी मिलती है, अगर वहाँ जाएंगे उनके स्थान पे ना। हाँ, ये आपके जो जितने भी स्वामीनारायण के मंदिर में, स्वामीनारायण में सभी जगह खिचड़ी मिलती है। मैं तो कभी जाता हूँ तो भोजन वहीं करके आता हूँ। सर एक ये चीज होती है, हुस्तान राशि होती है एक, वो क्या है ये? क्या चीज? जैसे दग्ध राशि में होती है, पहले हो गई अपनी दग्ध राशि हो गई, दग्ध तिथि हो गई, फिर विष राशि हो गई, ठीक है, और चौथा जो है चीज लिखी हुई है हुस्तासन राशि। हाँ, वो सभी बताऊंगा मैं, नक्षत्र भी बताऊंगा, दग्ध नक्षत्र भी होते हैं, वो भी बताऊंगा अभी अपन। वो अभी मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। नहीं, अपने इसमें मेरे नोट्स में है सब। अच्छा, मेरे नोट्स में है। आपको ये भी बताऊंगा कि दग्ध नक्षत्र का क्या प्रभाव है। मतलब दग्ध नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। जैसे अभी ये भ्रांति चल रही है, देखिए, मेरे को बोलना नहीं चाहिए,
मैंने कोई चीज नहीं डाली, सिर्फ मेरे ग्रुप में किसी ने एक ने पूछा था, वो मुझे पिता के समान मानती है, बोले पापा कल की राखी कब बांधे? तो मैंने बोला बेटा 8:52 के बाद। सिर्फ मेरा इतना ही प्रश्न था कि इतने, लेकिन अगर वो आगे पूछती तो मैं उसको शास्त्र के हिसाब से उसको बताता कि ऐसा क्यों है। क्योंकि भद्रा में कोई भी 2 चीजें वर्जित है, एक तो होलिका दहन नहीं होता भद्रा में, और दूसरा रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता, श्रावणी नहीं होती। ये अपने जितने भी, ये देखिए 4 त्योहार है, ये अपन को अलग अलग तरीके से उसके हिसाब से, वर्णों के हिसाब से दिए गए। जैसे हम ब्राह्मणों के लिए ये श्रावणी है, मतलब रक्षाबंधन, हम लोग ये यज्ञोपवीत को बदलते हैं कल के दिन, और वैश्यों के लिए दीपावली है। और ये पहले जो भी अपने 4 वर्ण थे उसके हिसाब से चारों आपके त्योहार, जो बड़े त्योहार है वो लिए जाते। दशहरे को क्षत्रियों का है, और शूद्रों का मतलब जो चौथे नंबर की जो जाति है उसके लिए अपने होली का है, क्योंकि तो उसमें कीचड़ वीचड़ भी कैसे कैसे उछालते हैं। मैं तो खेलता ही नहीं, और मैं तो मेरे गुरु के जब भी होली पर कभी जाता था तो अंगूठे के, पैर के अंगूठे पर गुलाल लगा के आता था, क्योंकि अपन पैरों पर ही पहुंच सकते हैं गुरु के, उनकी मस्तक पर नहीं लगा सकते। तो ये है कल की, इसलिए आप 8:52 के बाद ही अपना रक्षाबंधन का कर्म करना है, क्योंकि ऐसे पाताल में भद्रा है, इसलिए उसका कोई निषेध, लेकिन नृप हानि हो जाती है। तो आपके घर का जो मुखिया है उसकी हानि होती है, उसको तकलीफ होती है, इसलिए वो काम मत करना। 8:52 के बाद राखी बांधना, ठीक है? राखी ले सकते हो, और कोई जल्दी में है तो हाथ में राखी ले लीजिए, लेकिन बांधिएगा नहीं, क्योंकि वो एक मंत्र के साथ बांधा जाता है, ये बद्धो बलि राजा तानविंद्रो माहौल है, उसके बाद एक रक्षा सूत्र है एक तरीके से। पहले हम ब्राह्मण इसको अभिमंत्रित करके सब बड़े लोगों के बांधने जाते थे, पहले ब्राह्मण भिक्षुक था, आजकल तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा पैसे वाले। चलिए, और किसी का कोई डाउट है तो पूछिएगा। भूमि पूजन पे भी भद्रा का वो लगता है, भद्रा में नहीं करता? नहीं लगता। अगर मृत्यु लोक पे भद्रा है तो वो तो बहुत अच्छी होती है। ये तो फिर मैं अभी मोड मैं मोड की क्लास लूंगा, तब सिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए, और किसी का कोई डाउट है? सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? परसों। कल होली, कल रक्षाबंधन मनाइएगा बढ़िया से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये 10 राशियां तो इम्प्लीमेंट करी नहीं है मेरा एक्सेल में, बस ये 10 वो नक्षत्र नहीं है। मैं नक्षत्र भी लिखा दूंगा आपको, मैं नक्षत्र भी लिखा दूंगा आपको, तो नक्षत्र भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है? हाँ, आप तो खैर, हमको तो सब चीजें आती नहीं, हम लोग तो एक्चुअल में मैनेजमेंट साइड से रहा। मैं तो किसी भी कंपनी में काम किया तो हमेशा टॉप पोस्ट पर रहा, तो मैं तो ये मुकेश जी कभी कंप्यूटर पे कभी काम किया नहीं। ठीक है सर। वो मेरे को क्या हुआ कि ये सॉफ्टवेयर देख रहे थे, तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कि वो सही है नहीं है, कितना सही है, कितना हम निकाल सकते हैं, तो उस चक्कर के अंदर वो बढ़ते यहाँ तक पहुंच गया कि एक्सेल का सॉफ्टवेयर बन गया। बहुत ही अच्छा हुआ आपका, तो आपका सॉफ्टवेयर भी बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन प्रिडिक्शन पे आएंगे तब आएगा मजा आपको। वो बात इसके प्रिडिक्शन पे आएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। आप सोचेंगे कि आपको लग्न कुंडली देखनी नहीं पड़ रही, इतने बढ़िया प्रिडिक्शन। और सूर्य के जो नक्षत्र से अपन प्रिडिक्शन करेंगे उसमें भी एक तरीका बताऊंगा आपको। और ये योग जो मैं बताऊंगा, कल की क्लास अपने परसों की होगी, वो योग पर होगी, और योग को याद करने का तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे याद करते हैं और उसको कैसे निकालते हैं। तो अपन को कोई चीज रटने की जरूरत नहीं। मैं कभी भी नहीं बोलता कि आप चीज रटो, आप उसको लॉजिकली अगर आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, है ना? पुराने जमाने के लोग बात
सर पुराने जमाने के जो पंडित थे वो तो आपकी कुंडली पहले नहीं देखते थे। सबसे पहले तो पहला पेज जो तो बेसिक होता है उसके अंदर कौन सी तिथि को हुआ, कौन से वार को हुआ, कौन सी बेला को हुआ। मैं भी वही करता हूँ। मैं सबसे पहले पंचांग ही देखता हूँ। कौन सी होरा को हुआ, कौन सी वेला को हुआ, कौन से योग में हुआ, सारे सब वो देख के उसी से 80% तो वहीं से निकालते थे वो। अपन लोग 10 लोग हैं, मुझे बताओ आप लोगों में कुंडली बनाना किसको आती है? आती है किसी को कुंडली बनाना? हाथ से कुंडली बना लेते हैं आप लोग? आप बना लेते हैं आशा जी? ओहो, मैं बना बनाई थी सर, अब तो नहीं। बताइए, आप हाथ से कुंडली नहीं बनाते थे अब लेकिन कल से आप एक चीज जरूर करेंगे। सबसे पहले सुबह उठते अपना पंचांग देखेंगे आप कि आज का पंचांग क्या है, और सभी अपनी जो है जो करण है, मैं कल अपन को करण और योग दोनों पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अपने पास समय थोड़ा कम रहेगा तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अपन प्रिडिक्शन में जितना टाइम देंगे वो अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि प्रिडिक्शन आपको जो सिखाऊंगा ना उसमें आपको मजा आएगा। ठीक सर, ओके सर। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम और अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। नमस्कार सर, शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद गुरुजी, गुरुजी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। गुड नाइट सर।